राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे का अकेलापन। अनीता जी सरकारी अस्पताल में नर्स थीं। पूरे 40 साल उन्होंने मरीजों की देखभाल में लगा दिए। अपनी थकान, अपनी खुशी सब कुछ भूलकर बस सेवा करती रहीं। 3 साल पहले ही उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट लिया था। रिटायर होते वक्त उन्होंने यह सोचा था कि अब मोहन जी के साथ मिलकर जिंदगी को थोड़ा आराम से जिएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महामारी ने मोहन जी को उनसे छीन लिया। मोहन जी के चले जाने के बाद अनीता जी भीतर से बिल्कुल टूट गईं। ऐसे में बेटे बहू ने कहा, माँ आप अलवर में अकेले क्या करेंगी, हमारे साथ जयपुर चलिए। बेटे बहू की बात मानकर अनीता जी अपनी उम्र भर की बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर चल दी उनके साथ। उनका मोहल्ला, पड़ोस, वो छोटा सा मंदिर, पड़ोस की चाय, सब कुछ छोड़ दिया। अब वो जयपुर के एक ऊंचे फ्लैट में बेटे बहू और पोते के साथ रहने लगी, पर मन तो अब भी अलवर की उन्हीं गलियों में अटका था। अस्पताल के पुराने साथी, मोहल्ले की सहेलियां, मंदिर की आरती, पड़ोस के दरवाजे पर हंसी ठिठोली, सब कुछ वहीं छूट गया था। सुबह का वक्त था। अनीता जी कॉलोनी के पास के पार्क में एक बेंच पर चुपचाप बैठी थी। कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो कोई योगा में मग्न था। कहीं कुछ बुजुर्ग पुरानी यादें ताजा करते हुए हंस रहे थे, लेकिन अनीता जी अपनी ही दुनिया में गुम थीं। तभी किसी ने उनकी तंद्रा तोड़ी। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अनीता जी ने चौंक कर देखा। करीब 70 साल के एक सज्जन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी अनीता जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस अनजाने शहर में पहली बार किसी ने दिल से बात की थी। पानी की बोतल से घूंट लेते हुए वो सज्जन बोले, मेरा नाम अशोक मेहरा है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। अरे बीती बातों को छोड़ दीजिए, चलना ही जिंदगी है। इतना कहकर अशोक जी फिर से पार्क में टहलने निकल गए। उनके जाते ही अनीता जी ने मन ही मन कहा, जिनके अपने कभी नहीं बिछड़े उन्हें इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा खूबसूरती ही लगती है। सब बस कह जाते हैं, पर भीतर क्या टूटता है वो तो मैं ही जानती हूँ। अब अनीता जी रोज पार्क आने लगी। रोज अशोक जी से नमस्ते राम राम हो जाती थी। एक दिन अशोक जी ने मुस्कुराकर पूछा, आप कहीं बाहर से आई हैं क्या? अनीता जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं अलवर में रहती थी, सरकारी अस्पताल में नर्स थी। बेटे बहू की नौकरी है ना, तो ऊपर से महामारी के बाद पोते का स्कूल भी बंद है, तो पोते को संभालने मैं यहाँ जयपुर आ गई। पति के जाने के बाद वहाँ अकेली पड़ गई थी। ऐसे ही उनकी रोज बातें हो जाती थीं। पार्क में एक दिन अशोक मेहरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पार्क में हम बुजुर्गों का एक छोटा सा ग्रुप है, जिसमें हम सब एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। कभी भजन गाते हैं, कभी पुराने गाने गुनगुना लेते हैं। कोई जन्मदिन हो तो केक भी काट लेते हैं। कोई त्योहार हो तो साथ मिलकर छोटी सी चाय पार्टी भी कर लेते हैं। अशोक जी की बातें सुनकर अनीता जी के चेहरे पर जैसे पहली बार हल्की सी चमक लौटी। उन्होंने झिझकते हुए कहा, अगर आप मुझे भी शामिल कर लें तो? अशोक जी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा, क्यों नहीं, चलिए सबसे मिलवाता हूँ। उस दिन अशोक जी ने अनीता जी को ग्रुप के बाकी सदस्यों से मिलवाया। वहां ज्यादातर लोग अपने जीवन साथी को खो चुके थे। कोई अकेलापन झेल रहा था, कोई बीमार था, किसी को परिवार में अपनापन नहीं मिलता था। लेकिन अनीता जी को यह देखकर हैरानी हो गई कि सबके चेहरे पर जिंदगी की चमक बाकी थी। सब जिंदा दिल थे, हंसते थे, गाते थे, एक दूसरे को थामकर चलते थे। उन बुजुर्गों की संगत में अनीता जी की उदासी भी जैसे धीरे धीरे दूर होने लगी। अब वो हर सुबह और शाम उस ग्रुप के साथ पार्क जाने लगी। वहां की बातें वो अक्सर अपनी बेटी को फोन करके सुनाती। देखना रीमा, यहाँ सब मेरे जैसे हैं और कितने मजबूत हैं, कितना हंसते हैं। बेटी रीमा को भी तसल्ली थी कि माँ अकेली होकर भी अब अकेली नहीं है। एक दिन अनीता जी ने ध्यान दिया कि पार्क में आने वाली ज्यादातर महिलाएं
उम्र में उनसे बड़ी थीं, फिर भी सब सज धज कर आती थीं। बाल ठीक से रंगे हुए, साड़ी करीने से पहनी हुई, माथे पर हल्का सा टीका, कोई पुरानी फिल्म धुन गुनगुना रही होती, कोई ठहाके लगा रही होती। घर लौटकर अनीता जी ने पहली बार आईने में खुद को गौर से देखा। उन्हें लगा, मैंने तो वक्त से पहले ही खुद को बूढ़ा मान लिया। अगले ही दिन वो बाजार गईं, एक डिब्बा हेयर कलर का खरीदा। घर आकर अपने सफेद बालों में रंग लगाया, फिर अलमारी खोली और मोहन जी की दी हुई सबसे सुंदर खूबसूरत गुलाबी कांजीवरम साड़ी निकाल ली। माथे पर हल्की सी बिंदी लगाई, कान में मोती के छोटे झुमके पहने और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। ये हुई ना बात अनीता। शाम को जैसे ही वो पार्क जाने के लिए तैयार होकर दरवाजा खोलकर निकली, तभी बहू निधि की नजर उन पर पड़ी। बहू ने हैरानी से आंखें फाड़ ली। माँ जी, ये सब क्या है? वो बिना रुके अपने पति अमित को आवाज लगाने लगी। अमित, देखो तो जरा, माँ को क्या हो गया है? ये क्या उम्र है सजने संवरने की? अब तो पापा भी नहीं रहे। अमित बाहर आया, माँ को देखा, फिर हंसते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। बहू फिर बोली, माँ जी, अब ये सब क्या जरूरत है? आपकी उम्र अब ऐसी चीजों की नहीं रही। बहू की ये बातें सुनकर अनीता जी जैसे भीतर तक सिहर गईं। उनका दिल भीग गया। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट गईं। साड़ी समेट कर रख दी, बाल खोलकर दुपट्टे से ढक लिए, बिस्तर पर बैठकर सोचती रहीं, अगर आज अच्छे से तैयार हो गई हूं तो क्या गुनाह कर दिया? बहू को तो मैंने कभी नहीं कहा वो जो चाहे पहनती है, जहां चाहे जानती है, पर मैंने कब अपनी मर्जी से कुछ किया? अनीता जी की आंखें भीग गईं। कहते हैं बड़ा शहर है, लोग मॉडर्न हैं, पर घर के भीतर तो वही पुरानी दकियानूसी बातें हैं। आज अनीता जी ने पहली बार अपने बारे में सोचा। जरा सा अपने मन की बात क्या कर दी। बहू निधि और बेटे अमित ने उनका मजाक बना दिया। उनकी आंखों के कोनों से आंसू खामोशी से बह निकले। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के मित्र अशोक मेहरा जी और बाकी सदस्यों के फोन आने लगे। सब उन्हें पार्क में बुला रहे थे। अनीता जी ने अब गहरी सांस ली, आंखों के आंसू पहुंचे और खुद से बोली, नहीं, अब मेरी जिंदगी मैं अपने मुताबिक जीऊंगी। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे घर से निकल गईं और पार्क में चली गईं। अब अनीता जी ने ठान लिया था कि वो अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जिएंगी। उनकी पेंशन से अच्छा खासा पैसा हर महीने आता था, जिसे वो अब तक अमित और निधि को देती आई थी। लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने वो पैसे खुद अपने ऊपर खर्च किए। पार्क में उनकी कई सहेलियां बन गई थीं। अशोक मेहरा जी से भी अब वो खुलकर बातें करने लगी थीं। एक दिन वो सबके साथ बाजार गईं, अपनी पसंद की साड़ियां लीं, चूड़ियां लीं, अपनी बेटी रीमा और बहू के लिए भी एक सुंदर सा दुपट्टा लिया। लेकिन निधि को यह सब खटकने लगा। रात में वो अमित से बोली, देखिए, माँ जी को कितना फालतू का खर्च करने लगी हैं, हमें तो एक पैसा भी नहीं देती, ऊपर से इनके आने से खर्चा और बढ़ गया है। निधि की बातों में आकर अमित भी माँ पर सवाल उठाने लगा। एक दिन उसने अनीता जी से कहा, माँ, इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? बेटे की ये बात सुनकर अनीता जी ठिठक गईं। निधि वहीं खड़ी थी। उसने भी ताना मारते हुए कहा, इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है? क्या ये अच्छी बात है? पार्क क्या जाने लगी हैं, अब तो बिल्कुल आजाद पंछी बन गई हैं। अनीता जी ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, निधि, मैंने तुमको हमेशा सब आज़ादी दी है, अब मेरी आज़ादी तुम लोग तय नहीं करोगे। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, जैसे जीना चाहूंगी वैसे जीऊंगी। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास लौट आया था, वो जो बरसों पहले खो गया था। अमित और निधि कुछ नहीं बोल पाए, बस सिर झुकाकर खड़े रह गए। अनीता जी पाक कला में भी निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर प्यार से गाजर का हलवा बनाया और सोचा, क्यों ना अपने पार्क के मित्रों को भी खिलाया जाए। वो डिब्बा लेकर पार्क पहुंच गईं और सबको खिलाने लगीं। सबने बहुत तारीफ की, बस अशोक मेहरा जी ने हलवा लेने से मना कर दिया। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अशोक जी, आपको गाजर का हलवा पसंद नहीं है? अशोक मेहरा जी
हल्की मुस्कान के साथ बोले, अनीता जी, गाजर का हलवा तो बहुत पसंद है, पर डायबिटीज और बीपी की वजह से बाहर का मीठा नहीं खा सकता। घर पर कोई बनाने वाला नहीं है, इसीलिए खाना ही छोड़ दिया। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। 2 बूंद आंसू चुपचाप गालों पर ढुलक गए। अनीता जी कुछ कह पाती उससे पहले ही अशोक जी उठकर चुपचाप घर लौट गए। 2 दिन बीत गए, अशोक जी पार्क नहीं आए। ग्रुप वालों ने कई बार फोन किया, पर फोन पर भी वो नहीं आए, वो फोन नहीं उठा रहे थे। अनीता जी का मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगी, इतने अपने लगने वाले लोग भी इस उम्र में कैसे अकेले रह जाते हैं। काश मैं कुछ कर पाऊं। बार बार अशोक मेहरा जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा अनीता जी की आंखों के सामने घूम रहा था। जितना वो भूलना चाहती, उतना ही उनका ख्याल उन्हें बेचैन कर रहा था। जैसे ही वो उस दिन पार्क से घर लौटने के लिए निकली, उनके कदम खुद ब खुद अशोक मेहरा जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से फ्लैट नंबर पूछा और हिम्मत जुटाकर उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजा दी। काफी देर बाद दरवाजा खुला। अशोक जी लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक आए। अनीता जी को दरवाजे पर देखकर वो चौंक गए, लेकिन उनकी आंखों में एक राहत की हल्की सी चमक भी दिखी। बिना कुछ कहे उन्होंने अनीता जी को अंदर बुला लिया। घर के अंदर कदम रखते ही अनीता जी का दिल कांप गया। साफ सफाई का नामो निशान नहीं था और अशोक जी बेहद कमजोर दिख रहे थे। अनीता जी ने तुरंत पूछा, आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन आपके पास देखने वाला कोई नहीं। खाना पीना कैसे कर रहे हैं? अशोक जी ने फीकी हंसी के साथ कहा, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूं। ये सुनकर अनीता जी के दिल में एक टीस सी उठी। इतना जिंदा दिल इंसान और इस उम्र में बिल्कुल अकेला, बीमारी में भी कोई पानी देने वाला भी नहीं। अनीता जी ने तुरंत ग्रुप के कुछ और सदस्यों को फोन किया। अशोक जी ने बहुत मना किया कि अनीता जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं संभाल लूंगा। पर अनीता जी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। अशोक जी, आप वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी जिंदगी खुद के लिए कैसे जीनी चाहिए। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बस कुछ ही देर में ग्रुप के 2-3 सदस्य पहुंच गए। सबने मिलकर अशोक मेहरा जी के नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर से ने दवाइयां दी और सख्त हिदायत दी, अच्छा खाना, सही वक्त पर दवाइयां और देखभाल जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उनके खाने पीने की। तभी अनीता जी ने आगे बढ़कर कहा, अब से आपके खाने की चिंता मेरी, सुधा जी और सीमा जी की। हम तीनों मिलकर आपके लिए तीनों वक्त का खाना बनाएंगे और पहुंचाएंगे। अशोक जी ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब अनीता जी रोज उन्हें दवाइयां लेने की याद दिलाती, घर पर खाना भिजवाती और बीच बीच में हाल चाल पूछने भी चली जाती थीं। कुछ ही दिनों में अशोक जी की तबीयत संभलने लगी। उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई। वो फिर से पार्क आने लगे, सबके साथ बैठने लगे। एक शाम अनीता जी ने पार्क में बैठे बैठे धीरे से पूछ ही लिया, अशोक जी, एक बात पूछूं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? इस बार अशोक जी चुप नहीं रहे। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर हौले से मुस्कुराए। क्या बताऊं अनीता जी, वो भी क्या दिन थे। मेरी पत्नी सविता को ब्याह कर जब घर लाया था तो हमने कितने हसीन सपने देखे थे। शादी के कुछ सालों तक तो जिंदगी जैसे भागी रही थी, लेकिन शादी के 12 साल तक हमें कोई औलाद नहीं रही। उसके बाद हमारे घर खुशखबरी आई, हमारा बेटा हुआ। हम दोनों ने मिलकर उसे बहुत प्यार से पाला। इतना कहते कहते उनकी आंखें भीगने लगीं। वो बोले, लेकिन शायद ऊपर वाले को हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी। उस रोज सविता ऑफिस जा रही थी, रास्ते में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी की सारी रोशनी उसी दिन चली गई। उनकी आवाज़ भर्रा गई। रिश्तेदारों ने कहा, अशोक, दूसरी शादी कर लो, बच्चे को माँ मिल जाएगी। लेकिन मैं कैसे करता? मैं अपने बेटे को कैसे सौतेली माँ के हवाले करता? मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले ही दिया उसे। अशोक मेहरा जी अनीता जी को अपने अतीत के उन पन्नों को सुना ही रहे थे, तभी अचानक उनका चेहरा फिर से दुख से भर गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए अनीता जी,
सविता के जाने के बाद मैंने अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद भूखा रहा, लेकिन उसकी पढ़ाई, उसकी खुशियाँ कभी नहीं रोकी। उसकी नौकरी लगी तो वो अमेरिका चला गया। जाते वक्त कह गया था, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको भी वहाँ पर लेकर जाऊँगा, खूब घुमाऊँगा। कहते कहते अशोक जी की आवाज़ कांपने लगी। फिर एक दिन पता चला कि उसने वहाँ शादी कर ली और फिर वो बेटा कभी लौट कर नहीं आया। अनीता जी अवाक सुनती रहीं। अशोक जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अगर मैंने अपनी रिटायरमेंट की थोड़ी सी रकम एफडी के रूप में न रख छोड़ी होती तो आज मैं सड़क पर भीख मांग रहा होता। अनीता जी का दिल भर आ गया। उन्होंने धीमे से अशोक मेहरा जी का हाथ पकड़ लिया। अशोक जी, आप ही तो कहते थे ना कि हर हाल में मुस्कुराना चाहिए, और अब आप ही हार मान लेंगे? अशोक जी की फीकी मुस्कान के साथ बोले, कहना आसान होता है अनीता जी, लेकिन अकेलापन तो कच्चा कर देता है इंसान को। उस दिन पहली बार दोनों को एक दूसरे में वो दोस्त दिखा जो बिना कहे ही सब कुछ समझ जाए। अब पार्क के ग्रुप में अनीता जी और अशोक जी के बीच एक नई सी गर्माहट महसूस होने लगी थी। दोनों खुलकर हंसते, कभी चाय पर बात करते, कभी पुराने किस्से सुनाते। कुछ हफ्ते बीत गए। उस दिन अनीता जी रोज की तरह पार्क पहुंची तो ठिठक गई। सामने टेबल पर बड़ा सा केक रखा था। ग्रुप के सब लोग खड़े थे। अशोक जी भी मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही अनीता जी पास पहुंची, सब जोर से बोले, हैप्पी बर्थडे अनीता जी। अनीता जी ठिठक गईं। उन्हें खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। आंखें भर आईं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां घरवाले तक भूल जाते हैं, वहां ये लोग याद कैसे रख लेते हैं। अशोक जी आगे बढ़े, एक खूबसूरत साड़ी उनके हाथ में दी। उन्होंने कहा, ये हम सबकी तरफ से है। तब अनीता जी बोली, आप लोगों को कैसे पता चला? तब अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है, अब केक काटिए। अनीता जी ने कांपते हाथों से केक काटा। सबने ताली बजाई, फोटो खींची। हंसते खेलते उन्होंने वो पल संभाल लिया। वो साड़ी अपनी गोद में रखे अनीता जी का दिल भर आया। शायद जिंदगी में बहुत साल बाद उन्हें ये एहसास दिया कि वो भी खास हैं। वो साड़ी लेकर जब वो अपने घर लौटी तो डाइनिंग टेबल पर रख दी। तभी निधि की नज़र उस साड़ी पर गई। उसने फौरन कहा, अरे इतनी सुंदर साड़ी, अमित तुम मेरे लिए लाए हो? अमित चौंक कर बोला, मैं नहीं तो। तभी अनीता जी फ्रेश होकर आईं और मुस्कुराकर बोली, ये साड़ी मेरी है निधि, ये मुझे मेरे दोस्तों ने गिफ्ट की है, आज मेरा जन्मदिन था ना। निधि ने झुंझलाकर कहा, लेकिन माँ जी आप इस उम्र में ऐसी साड़ी का क्या करेंगी? रहने दीजिए, मैं ही पहन लूंगी। वो हाथ बढ़ाकर साड़ी उठाने ही वाली थी कि अनीता जी ने साड़ी अपनी तरफ खींच ली। उनकी आंखों में वही दृढ़ता झलक रही थी। निधि, ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। निधि ने चुपचाप अनीता जी का चेहरा देखा, जैसे पहली बार अपनी सास को नए रूप में देखा हो। उसी वक्त अमित धीमे स्वर में बोला, माँ आज आपका जन्मदिन था, माफ करिए, हमें बिल्कुल याद नहीं रहा। अनीता जी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुरा दी। उनके मन में पुराने दिन घूमने लगे। रीमा और अमित के जन्मदिन पर वो पूरा पूरा दिन रसोई में खड़ी होकर पकवान बनाती थीं, दोस्तों को बुलाती थीं, मिठाइयों के डिब्बे बांटती थीं। लेकिन अब बच्चों के पास उनके लिए वक्त नहीं बचा था, और अनीता जी ने भी ठान लिया था कि अब वो किसी के लिए भी नहीं बल्कि सिर्फ खुद के लिए जिएंगी। अगले दिन जब अनीता जी पार्क पहुंची तो अशोक जी पहले से ही वहां बैठे थे। उन्हें देखते ही बोले, तो कैसा रहा जन्मदिन? अनीता जी मुस्कुराईं, बहुत अच्छा, पहली बार लगा कि अब मैं भी कुछ हूं। अशोक जी ने भी हंसते हुए कहा, अनीता जी अब बस पीछे मत मुड़िएगा, अब हर साल जन्मदिन ऐसे ही मनाइएगा, वादा रहा। ऐसा कहकर अनीता जी ने भी ठहाका लगाया और मन ही मन सोचने लगी, अब चाहे निधि को मेरा ये बदलाव कितना भी चुभे, लेकिन मैं अब खुद के लिए जीऊंगी और मुस्कुराऊंगी। अनीता जी रोज की तरह पार्क तो गईं, लेकिन गलती से अपना मोबाइल घर पर ही भूल गईं। उस दिन अमित और निधि ऑफिस से जल्दी लौट आए थे।
निधि की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े मोबाइल पर गई। बस फिर क्या था, उत्सुकता में उसने फ़ोन उठाया और खोलकर देख डाला। जब उसने देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक्टिव हैं, तो वो चौंक गई। फिर तो उसने नमक मिर्च लगाकर अशोक मेहरा जी के भेजे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज अमित को दिखाने शुरू कर दिए। निधि ने ताना मारते हुए कहा, देखो अमित, माँ जी को देखो, क्या उम्र में ये सब शोभा देता है? ये अशोक मेहरा कौन है? ये सब क्या चल रहा है? अमित भी, जो पहले माँ के सामने कभी कुछ नहीं बोलता था, बहुत कम बोलता था, अब वो माँ को लेकर शक करने लगा। जैसे ही अनीता जी लौटी तो देखा कि अमित और निधि ड्राइंग रूम में बैठे हुए ऐसे घूर रहे हैं जैसे किसी अपराधी को पकड़ा हो। अनीता जी ने कुछ पूछने की कोशिश की तो अमित उबल पड़ा, माँ ये सब क्या है? आप इस उम्र में फेसबुक, व्हाट्सएप और ये अशोक मेहरा जी को गुड नाइट, आपको शर्म नहीं आती? अनीता जी स्तंभ रह गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, निधि, 2 दिन पहले ही तुम्हारे ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर में पार्टी रखी थी, जिसमें मर्द भी थे और औरतें भी। तब तो मैंने तुम पर उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे दोस्तों को लेकर मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? उनकी आवाज में वो ठहराव था जिसने निधि को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। निधि पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अमित भी माँ की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन जब निधि और अमित ऑफिस चले गए और अनीता जी अपने प्यारे पोते के लिए रसोई में खिचड़ी बनाने गईं, तभी फर्श पर गिरा पानी उनकी नज़र में नहीं आया। उनका पैर फिसल गया और वो धम से गिर पड़ी। तेज आवाज सुनकर पोता दौड़ता हुआ आया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया। अमित दौड़ा दौड़ा घर आया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि अनीता जी की बाजू में फ्रैक्चर है और कमर में भी मोच है। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और कहा, कम से कम 4 हफ्ते तक बेड रेस्ट, कोई वजन नहीं उठाएंगी, कोई वार्क नहीं, सब बंद। अनीता जी घर लौटी पर उनका मन बुझ गया, क्योंकि अब वो पार्क नहीं जा सकती थी। अशोक जी के फोन और मैसेज भी अनदेखे करने लगी। आंखों में आंसू बहते रहते। काम वाली बाई बस खाना बनाकर चली जाती। अमित और निधि रोज की तरह ऑफिस चले जाते। किसी ने भी माँ के पास बैठकर चाय तक नहीं पूछी। उनकी हालत देख उनके पोते की आंखों में भी चिंता झलकती। वो दादी को चुपके से पानी पिला देता, रजाई ठीक कर देता। इधर पार्क के ग्रुप में सबको जैसे अनीता जी की खामोशी खलने लगी थी। अशोक मेहरा जी ने सबसे कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो सब मिलकर उनके घर चलते हैं। अगले दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाई ने दरवाजा खोला तो सामने पूरा ग्रुप खड़ा था। किसी के हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, कोई गरम समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियां, और सबसे आगे अशोक मेहरा जी खड़े थे। उनके हाथ में घर का बना गाजर का हलवा था। अनीता जी ने बिस्तर पर लेटे लेटे सबको देखा और बरसों बाद उनके दिल के किसी कोने में प्यार का झरना बह निकला। आंखों से आंसू ढुलककर गालों तक आ गए। अशोक जी ने मुस्कुराकर कहा, अनीता जी, आप इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। ग्रुप के बाकी सदस्य भी बारी बारी से बैठकर उनका हालचाल पूछते रहे। किसी ने चाय बनाई, किसी ने पोते को खाना खिलाया। उस दिन अनीता जी ने जाना, कभी कभी अपनों से ज्यादा दूर के लोग अपने हो जाते हैं। अनीता जी ने धीरे से अशोक जी का हाथ थामा और पहली बार बुझे दिल से फिर से मुस्कुरा दी। अशोक जी ने भी कहा, जल्दी ठीक हो जाइए, पार्क में बिना आपके सब सूना लगता है। उनकी बात सुनकर अनीता जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे दिल ने राहत की सांस ली हो कि चलो अभी भी कोई तो है जो उन्हें अपना मानता है। सब ठहाके लगा ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कामवाली ने दरवाजा खोला। सामने अमित और निधि खड़े थे। अंदर का नजारा देखकर निधि की आंखों में जैसे आग सी जल उठी। अनीता जी को समझ में आ गया कि अब तूफान आने वाला है। थोड़ी देर में सब लोग हाथ जोड़कर निकले। अशोक जी जाते जाते बोले, अनीता जी, अब तो हफ्ते में एक बार तो पकौड़े यहीं खाएंगे। अनीता जी बस मुस्कुराकर रह गईं। दरवाजा बंद होते ही निधि ने जैसे जहर उगल दिया। ये घर है या धर्मशाला माँ जी, जिसे देखो मुंह उठाकर चला आता है।
हमारे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आप तो हमारे सामने दर्द की मूर्ति बनती हैं और पीठ पीछे पार्टी चलती है। अनीता जी चुपचाप लेटी रहीं। उनके कान में निधि की कड़वी आवाज कम और अपने पति के शब्द ज्यादा गूंजने लगे। अनीता, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आज वो पति रूपी दीवार भी नहीं थी जो उनके सम्मान को ढाल देती थी। अमित वहीं खड़ा रहा। माँ के चेहरे पर उठते गिरते भाव उसने देखे, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। निधि पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। अनीता जी ने तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर ली। 2 बूंद चुपचाप तकिए में समा गईं। दिन बीतते गए। 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर उतरा तो अनीता जी फिर से पार्क जाने लगी। फिर से अशोक जी और बाकी दोस्तों संग हंसी ठहाके होने लगे। पर घर लौटते ही वही ताने, वही चुपती बातें। अब पार्क में जाकर क्या उखाड़ लेंगी? इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? निधि की बातें तीर की तरह लगती और अमित चुप रहता। इन्हीं सब के बीच एक रात अनीता जी चुपचाप खिड़की के पास बैठी अपनी शादी की पुरानी एल्बम पलट रही थी। तस्वीरों में वही अनीता थी, हंसती, गुनगुनाती, और आज खुद को पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, बस अब और नहीं। बस अपनी शाम किसी के तानों में अब मैं नहीं बिताऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह वो पार्क गईं। अशोक जी से बोली, अशोक जी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना एक छोटा सा ठिकाना लूंगी जहां मेरी अपनी शाम होगी, अपनी चाय, अपनी किताबें और आप सब। अशोक जी मुस्कुराए। बहुत अच्छा फैसला लिया अनीता जी। अब मैं भी आपके लिए गाजर का हलवा वहीं पहुंचा दूंगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी शाम अनीता जी ने अमित को बता दिया और सामान पैक करने लगी। अमित घबरा गया। माँ, ये क्या कह रही हो? आप कहीं नहीं जाएंगी? अनीता जी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने पास वाली बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया है। मैं वहीं रहूंगी। निधि ने ताना मारा। हाँ हाँ, अब तो पंख निकल आए हैं। आजाद चिड़िया बन गई हैं आप। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए निधि की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ निधि, अब मैं उड़ूंगी अपनी मर्जी से। अब मैं अधूरे सपने पूरे करूंगी। अगले दिन सुबह अशोक जी और ग्रुप के कुछ सदस्य आए। उनका सामान ऑटो में रखा। पोते ने रोते हुए दादी का हाथ पकड़ा। दादी, मैं आपके पास आऊंगा ना? अनीता जी ने उसे गले लगाकर कहा, बिल्कुल, दादी का घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अब अनीता जी की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उनका छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट अब उनका अपना छोटा सा संसार था। उनकी पेंशन इतनी थी कि आराम से काम वाली बाई भी रख सकें और अपनी पसंद की हर छोटी छोटी चीज कर सकें, चाहे वो अपनी पसंद की चाय हो या किसी दिन अशोक जी के साथ गरम गरम पकौड़े हों। अमित और उनका पोता कभी कभी मिलने आ जाते, लेकिन निधि अब भी पूरी दूरी बनाए हुए थी। उसे सास का यह आजाद रहना बिल्कुल भी रास नहीं आया। पर अब अनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब खुलकर सांस ले रही थी, खुलकर हंस रही थी, और सबसे बढ़कर अब वो खुद के लिए जी रही थी। अशोक जी अक्सर शाम की चाय अनीता जी के यहाँ ही पीते। कभी जलेबी के डिब्बे के साथ आ जाते, तो कभी अपनी पसंद की मूंगफली लेकर। पार्क के बाकी बुजुर्ग भी कभी कभार मिलने चले आते। सब मिलकर बातें करते, हंसते, पुराने किस्से सुनाते। अनीता जी ने अपनी बेटी रीमा को भी सब सच सच बता दिया था। रीमा को पहले तो दुख हुआ कि माँ को इस उम्र में यह कदम उठाना पड़ा, मगर दिल को सुकून भी था कि अब माँ को कोई बंधन नहीं रोक पाएगा। एक दिन अनीता जी दरवाजा खोलते ही हैरान रह गईं। सामने अमित खड़ा था और उसके पीछे निधि खड़ी थी। चेहरा तमतमाया हुआ। कुछ कहने से पहले ही निधि अंदर घुस आई। उसकी आंखों में वही पुरानी चुभन थी। माँ जी, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। आपको पता है सोसाइटी में आपके और अशोक मेहरा जी के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग नहीं, जवान बन रही हैं। क्या चल रहा है आपके बीच? अनीता जी स्तंभ खड़ी रहीं। कुछ पल को लगा जैसे फिर कोई सबके सामने उनकी इज्जत उधेड़ रहा हो, पर इस बार वो टूटी नहीं। उन्होंने धीमे से कहा, निधि, मुझे दुनिया वालों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता जब मैंने कुछ गलत किया होता। सारी उम्र मैंने जिम्मेदारियां ही निभाई, पति, बच्चे, घर, सब कुछ।
पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। अब बची हुई जिंदगी मुझे हंसकर जीनी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें या दुनिया में किसी को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। निधि कुछ बोलने ही वाली थी कि अमित भी बोल पड़ा। माँ, आप ऐसे लोगों को नहीं जानती। ये लोग अपनापन दिखाकर सब छीन लेते हैं। अनीता जी की आंखों में एक तीखा सा दर्द उभरा। उन्होंने अमित की तरफ देखा। बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, और जिसे अपनों ने ही लूट लिया हो उसे बाहर वाले क्या लूटेंगे? तुमने क्या छोड़ा है मेरे पास जो कोई छीन ले जाएगा? अमित और निधि सन खड़े थे। तभी अशोक मेहरा जी, जो दरवाजे के पीछे ही सब सुन रहे थे, धीरे से अंदर आए। उन्हें देखते ही निधि का चेहरा तमतमा गया। वो जाने को हुई तभी अशोक मेहरा जी बोले, रुकिए बहू जी, अगर शर्म की बात करनी ही है तो पहले आईने में देखिए। शर्म अनीता जी को नहीं, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो किसी की ममता, किसी की जिंदगी को समझे बिना उस पर उंगली उठाते हैं। अमित कुछ बोलता इससे पहले ही अशोक मेहरा जी ने आगे कहा, जानना चाहते हो तुम्हारी माँ क्या करती है? रोज पार्क में जब हम सब बैठते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख सुनते हैं। कोई अकेला ना रह जाए, बस इतना करते हैं। वो हमें अपनी कहानियां सुनाती हैं, अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाती हैं। इन्हीं बातों ने इन्हें फिर से जीना सिखाया है। अगर ये गलत हैं तो फिर अपने माँ बाप को कमरे में बंद कर दो, ताकि वो सांस भी तुम्हारी इजाज़त से ले। और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितना नेक काम कर रही हैं। पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में वे गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती हैं, और इसके लिए वह एक स्कूल खोलना चाहती हैं, ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबी की मदद कर तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती हैं। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का बरसों का पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के विचार सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है कि अपनी माँ के लिए बेटे बहू की यह सोच भी हो सकती है। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? अनीता जी के बेटा बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप चले गए। आज अशोक जी गुस्से में थे तो अनीता जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ। चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर अशोक जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एक एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। अनीता जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 20 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। अनीता जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन अनीता जी की बेटी उनके पास कुछ दिनों के लिए आई। जब वह भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे अशोक जी के विषय में बताया और यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए। रीमा अपनी माँ अनीता जी को अपलप देख रही थी। उसे अपनी माँ में अब कोई कमी नहीं दिख रही थी, बल्कि पहली बार उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से वही चिर परिचित मुस्कान लौट आई थी। वही मुस्कान जो पापा के जाने के बाद कभी दिखी ही नहीं थी। अशोक जी अब अनीता जी के लिए बस एक सहारा नहीं थे, वो उनकी तन्हाई को एक छांव देते थे, जिसमें बैठकर अनीता जी खुद को फिर से जी पाती थीं। उनकी दोस्ती बिल्कुल निस्वार्थ थी, दुनियादारी से परे। एक दिन रीमा घर पर बैठी थी। उसकी नज़र पास रखे अखबार पर गई। हेडलाइन पढ़कर वो चौंक गई। बुढ़ापे में बच्चे साथ छोड़ दें तो क्या करें? अकेलेपन से हारने की बजाय बुजुर्गों ने दोबारा बसाई गृहस्थी। खबर पढ़ते पढ़ते रीमा की आंखों में चमक आ गई।
वो माँ को देखती रही, फिर अशोक मेहरा जी को, और उसके दिल में एक बात घर कर गई। अगले दिन जब अशोक मेहरा जी रोज की तरह अनीता जी से मिलने आए तो रीमा ने हिम्मत करके वो बात कह दी, माँ, अंकल, अगर इस दुनिया में आपकी दोस्ती किसी को समझ नहीं आई तो क्यों ना इसे एक नाम दे दिया जाए, क्यों ना आप दोनों शादी कर लें ताकि कोई कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सके। अनीता जी सन्न रह गईं, उनके हाथ कांप गए। रीमा, ये क्या कह रही है तू? इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? तेरे पापा की तस्वीर क्या सोचेगी? अशोक मेहरा जी ने कुछ देर तक कोई बात नहीं की, बस अनीता जी का चेहरा देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, मगर कुछ बोले बिना उठकर चले गए। अनीता जी भी अंदर से हिल गईं। देर रात वो अपने कमरे में जाकर पापा की तस्वीर के आगे बैठ गईं, जैसे कोई जवाब मांग रही हूँ। तुम होते तो क्या करते? क्या मुझे ऐसे अकेला देख पाते? क्या मेरी मुस्कुराहट से ज़्यादा ज़रूरी होती ये दुनिया की बातें? इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रीमा उनके पास आकर बैठ गई। माँ, पापा होते तो वो भी यही चाहते कि आप हंसते हुए रहें। अकेली क्यों जिए आप? क्या बुराई है अगर कोई आपको समझे, आपकी तन्हाई बांटे? धीरे धीरे अनीता जी के दिल से डर कम होने लगा। अशोक जी भी चुपचाप यही सोच रहे थे, क्या उनका ये कदम सही होगा? क्या दुनिया समझेगी? मगर फिर उनके मन ने कहा, जिंदगी 2 पल की है, उसे भी परछाई में क्यों जिए? कुछ ही दिनों में यह बात अमित और निधि तक पहुंच गई। अमित तो चुप था, पर निधि आग बबूला हो उठी। बहुत अच्छा, अब हमारी माँ जी प्यार मोहब्बत करेंगी इस उम्र में। सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी? उधर अनीता जी चुप थीं, मगर इस बार वो टूटी नहीं। सबसे बड़ा तमाशा तब हुआ जब एक सुबह स्कूल के बाहर वीडियो वाले आ गए। कैमरा घुमाते हुए सवाल दागने लगे, अनीता जी, क्या ये सच है कि आप और अशोक मेहरा जी शादी करने वाले हैं? आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या यही सिखाएंगी? अनीता जी ने भीड़ को देखा। कहीं पीछे अमित खड़ा था। निधि दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अनीता जी ने गहरी सांस ली और माइक थाम लिया। हाँ, ये सच है, हम दोनों शादी कर रहे हैं ताकि हमारी दोस्ती पर कोई सवाल ना उठा सके, ताकि हमारी हंसी, हमारा साथ किसी को अखरे नहीं। जब अपने बच्चे अकेला छोड़ देते हैं तो कोई तो चाहिए जो हमारा हाथ थाम सके। पास खड़े अशोक मेहरा जी ने उनका हाथ थाम लिया। सबके सामने, हम शादी कर रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते को नाम मिले, ताकि कोई भी हमारे बारे में ऊट पटांग बातें न कर सके। हमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब थोड़ा सा प्यार पाने में क्या बुराई है? भीड़ में कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे थे। तभी अनीता जी ने आगे कहा, अगर मेरी कहानी से किसी एक माँ बाप को भी हिम्मत मिले तो मेरा ये कदम सार्थक होगा। हम तो सूखे पत्ते की तरह हैं, लेकिन हवा में उड़ने का हक अभी हमसे कोई नहीं छीन सकता। तभी तालियों की आवाज गूंज उठी। स्कूल के बच्चे, उनके बुजुर्ग साथी सब ताली बजा रहे थे। रीमा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, मगर इस बार वो खुशी के आंसू थे। दूर खड़े अमित ने माँ की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि माँ ने जो किया वो गलत नहीं था। वो दौड़कर माँ के पास आया, उनका हाथ थामकर बोला, माँ, आप जैसे चाहें वैसे जिए, अब कोई आपको रोकने वाला नहीं। अनीता जी की आंखों में चमक लौट आई थी और अशोक मेहरा जी के हाथ की पकड़ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन दोनों की मुस्कुराहट में अब कोई अकेलापन बाकी नहीं था, बस एक नया भरोसा था कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अशोक जी का और नेहा का फैसला सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बच्चे साथ छोड़ दें तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।